बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। आपने उसमें ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन के बारे में समझा था कि कोई भी बॉडी जब टू एंड फ्रो मोशन करती है उसको आप ऑसिलेशन कहते हैं। यानी अगर फर्ज करें एक बॉडी आपका, ये स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्प्रिंग को हम, ये स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को यहां से खींच के छोड़ दें तो ये क्या होगा, ये अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, एंड दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। इसको ऑसिलेशन कहा जाता है। ऑसिलेशन एक खास टर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहलाती है कुछ खास कंडीशंस में, और इसकी सबसे बड़ी कंडीशन जो आज मैं प्रूव करूंगा, सच ऑसिलेटरी मोशन, यानी ऐसी ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of the particle is directly proportional to its displacement from mean position। यानी जिसमें एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, चेंज इन स्पीड इन अ यूनिट टाइम, एक टाइम में कितनी स्पीड तब्दील हुई है। तो वो जो स्पीड तब्दील होती है इस मूवमेंट में, या पेंडुलम अगर चल रहा है उस मूवमेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उस पर, यानी जितना जितना वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, जितना आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा वो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और मैंने यहां उसका लगा भी दिया, ये मैं पहले प्रूफ करूंगा, अभी तो मैंने जनरली इसको रीड किया है और इसको एक समझाने की कोशिश अब करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हम स्प्रिंग ही की एग्जांपल को लेते हैं। आपके सामने एक स्प्रिंग दिया, हम इसी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन यानी जीरो पे खड़ा है, बिल्कुल जीरो पे मौजूद है, क्योंकि हमने इसको मूव नहीं कराया। अगर मैं इसके अंदर यानी इसको यहां स्ट्रेच करके छोड़ देता हूं तो आप देखिएगा ये स्प्रिंग आपका ये थोड़ा सा आगे जाकर यानी इस पोजीशन पे पहुंचकर और दोबारा फिर क्या होगा, ये कंप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ये इस तरह, ये मतलब एक्चुअली मीन पोजीशन इसकी कौन सी है स्टूडेंट्स, ये मीन पोजीशन इसकी, ये आप मीन पोजीशन से पहले आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, पीछे गया, तो इसके अंदर एक मूवमेंट पैदा होनी शुरू होगी। तो ये जो इसकी मूवमेंट है स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन कहते होते हैं। यानी ये अपने पहले इस एक्सट्रीम की तरफ गया, एक्सट्रीम को एक्स नॉट कहते हैं, फिर अपने लोअर एक्सट्रीम की तरफ गया, पहले हायर एक्सट्रीम पे, लोअर एक्सट्रीम पे। सो इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ये क्या करता रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में मौजूद रहा है। स्टूडेंट्स, आप इसी स्प्रिंग को जरा एक जनरली आप जरा एक वॉच करें गौर से। अगर हम इस स्प्रिंग को हल्का सा खींचते हैं, हमें स्प्रिंग का स्ट्रेच हल्का सा फील होता है, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमें हल्की सी फील होती है, यकीन नहीं आता। आप इसको यहां से छोड़ें तो इसके अंदर इतनी सी मूवमेंट आएगी, वजह इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम थी, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कम इसके आगे डाला हुआ था। हम इस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा बढ़ा के यहां कर देते हैं, अब रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ा के यहां तक ले जाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स और तेज हो जाएगी हमारे पास। सो जितना जितना हम डिस्प्लेसमेंट में इजाफा करेंगे और जब उसको हम छोड़ देंगे तो हमें फील होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो गई है। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके रखें, एक रबर बैंड है, आप उसको हल्का सा या मुंह पे रख हल्का सा खींच के छोड़ दें, इट विल गो बैक, कुछ भी नहीं होने लगा। एंड आस्क समवन, किसी को कहें कि भाई पूरी जोर से पीछे से खींच के छोड़ना है, लेकिन याद रखिए हॉस्पिटल करीब होना चाहिए। सो आपको यकीन आएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स कितनी जोर से जो है हुई, यानी कितना रिबाउंड हुआ वो आपके पास। इसी तरह आप कैटापल्ट गोलेल की एग्जांपल लें, देखें अगर हम उसको हल्का सा खींचते हैं तो वो इधर जो है ना वो स्टोन गिरेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी।
बट जब हम उसको फुल स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, सो व्हाट इज गोना हैपन, ये बड़ी तेजी से जो है ना आपका रिबाउंड बैक होगा, और ये आपका मतलब अगर आप किसी को एम लेके बैठे हुए तो हो सकता है एम पे जो टारगेट करेगा वो बड़ी फोर्स से करेगा। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। यानी हम जनरली एक बात कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के। माइनस एक्स इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ बढ़ा है, इस तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो इस तरफ थी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ गया, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस साइड पे था, फोर्स उधर बढ़ी। जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे है, फोर्स उस तरफ लग रही है। ऐसा ही है, स्प्रिंग जब वापस होता है तो वापस आने की कोशिश करता है, फोर्स उसी साइड पे चली जाती है। So, हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो किसका साइन लगेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वल का साइन लगेगा, और यहां कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट ऑब्वियसली अगर हम स्प्रिंग की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहां कांस्टेंट के लगेगा। ये हमारे पास आ गया नंबर 1 इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हुक्स लॉ के साथ भी ये बात मतमासिल बनती है और उसके साथ भी हमारी जुड़ती है। हुक ने भी यही कहा था कि जितना जितना फोर्स होगा उतनी ही एक्सटेंशन पैदा होगी। अगर आपको याद हो, अपना आप रिकॉल करें अब 9th क्लास में कि जितना जितना फोर्स प्रोड्यूस होगा उतनी ही एक्सटेंशन पैदा होगी। यहां भी ऐसा ही है, यहां ये है कि जितनी आपने एक्सटेंशन पैदा की उतनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई। यानी एक्चुअली इक्वेशन में जाएं तो तकरीबन सेम बात हमारे पास लगती है। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर याद हो तो हमने पढ़ा था व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी an acceleration is produced in the direction of the force. Magnitude of acceleration is directly proportional to the force acting on body and inversely proportional to the mass of the body. Yes, mass of the body. यानी इसका मतलब हुआ कि F is equal to ma, सीधी सी बात है। मेरी एक बात याद रखना, फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के भाई बहन है, पक्की बात। ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। फोर्स बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। वैसे ही न्यूटन ने कहा ना, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है। फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो बहरहाल हमने ये F इज इक्वल टू ma न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा था, न्यूटन्स सेकंड लॉ में पढ़ा था, लॉ में हमने पढ़ा था। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं डियर स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आ गया हमारे पास। और जब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करूंगा, m क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट मौजूद हो तो आप इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे ये कांस्टेंट मौजूद था, इक्वल का साइन। लेकिन जब आपके पास कांस्टेंट मौजूद ना हो तो फिर आप इक्वल का साइन ही लगाते, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। यहां कांस्टेंट हमारे पास है, ये देखें कांस्टेंट हमारे पास है, वो है k ओवर m। क्यों? k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो यहां हम लेकर आए थे, या जिस बॉडी में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका कांस्टेंट है। m मैस है, मैस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि मैस अगर आपके पास 0.02 kg का है, आप उसको खींचे 0.04 kg हो जाए, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये भी तो वैसे ही रहेगा। सो ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम यानी अगर इस जगह पे लिख लें कि ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट को अगर मैं निकाल दूं इक्वेशन में से तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट हो तो इक्वल का साइन आता है, कांस्टेंट को रिमूव कर लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, यानी यहां से बात साबित हुई कि ये मोशन हमारे पास एक्चुअली
सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास माइनस एक्स के। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस के डायरेक्टली एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हम यहां प्राउडली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब जरा आगे चलते हैं, इनकी वैल्यूज को भी फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको एक बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके हवाले से बताऊंगा। आपके पास आगे जाकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसके क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला जो कि मैं लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा आपको, वो प्रूव करके दूंगा पूरे का पूरा। वो एक्सेलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक फार्मूला है जो लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा प्रूव करके, इसके इक्वल होता है। ये नंबर 4 है हमारे पास। अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर कर लें, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर कर लें, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा माइनस के एक्स ओवर के एम एक्स, ये आ गया हमारे पास। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके कैंसिल होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। ये हमारे पास पांचवी इक्वेशन आ गई, यानी इसमें हमने ओमेगा की वैल्यू को निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स आप ये बात को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था थीटा बाय टाइम, यानी थीटा कहते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपने पढ़ा था। और उसमें एक चीज और पढ़ी थी कि थीटा अगर आपका कंप्लीट राउंड ट्रिप हो, कंप्लीट राउंड ट्रिप में 2 पाई एंगल होता है, 360 डिग्री भी कहा जाता है, यानी अगर ये हमारे पास 2 पाई हो, 2 पाई, तो जो टाइम लगता होता है उसको टाइम पीरियड भी कहते हैं, टाइम पीरियड भी कहते हैं। इफ यू गॉट द एंगल मैक्सिमम मींस टाइम पीरियड क्या होता है कि कंप्लीट राउंड ट्रिप में जो टाइम लगे उससे टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी आपका स्प्रिंग यहां से छूटा, यहां आया, वापस इस पोजीशन पे पहुंचा, फिर यहां आ गया, यानी यहां से जैसे यहां पहुंचेगा इसमें जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। और इसका टोटल एंगल अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये 360 होता है, जिसको 2 पाई भी कहा जाता है। So the total angle in a unit time is known as time period. In unit time, which time is known as time period? यानी whose time is known as time period? उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे। अगर मैं इस छठी इक्वेशन को पांचवी इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ये देखिए, ये भी ओमेगा वो भी ओमेगा, सो हमारे पास 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम, ये आ गया। 2 पाई स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल 1 ओवर टाइम पीरियड आया। अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूं। 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको इक्वेशन का 7th नाम रख लो, इसको हम 1 ओवर टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। जबकि अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना हो, ये टाइम पीरियड फाइंड करना हो, ये वाला, तो हम अगर इसको उल्टा दें, यानी इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा लें, इनवर्टेंडो का मतलब होता है इन इक्वेशन 7, इनवर्टेंडो का मतलब होता है कि अगर हम एक साइड उल्टा दें, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये देखें, अगर हम एक साइड उल्टा दें, यानी टी को ऊपर कर दें और 1 को नीचे ले आए, तो हमें ये वाली चीजें भी उल्टानी पड़ेगी, ये भी 2 पाई ओवर 1 होगा और ये भी उलट जाएगा, m ओवर k हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब कुछ बातें आपने पढ़नी है और इनको समझना है। पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहां बता रहा हूं आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास पहली चीज हमने पढ़ी थी, पहली चीज वो क्या थी,
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के। दूसरी चीज पढ़ी कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के, वैसे न्यूटन्स लॉ भी यही कहता है, सेकंड लॉ, कि force action on a body, when force action on a body and acceleration is produced in the direction of the force। ये मैंने अभी बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के भाई बहन है, फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस एक्स के, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। ऑल्दो कि ये हमने प्रूव किया है, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ से भी प्रूव है कि जिसके साथ फोर्स डायरेक्टली रिलेट कर रही है एक्सेलरेशन भी कर रहा है उसके साथ यहां। तो हमारे पास ये आ गया। नंबर थ्री मीन पोजीशन पे चलते हैं। मीन एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या है? मीन कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन वो होती है जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। याद रखें, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो इस पोजीशन पे, हमारे पास इस पोजीशन पे याद रखिएगा, हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी यहां रख लो जीरो, तो फोर्स जीरो होगी, यानी यहां जीरो रख लो, फोर्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट में पहली बात फोर्स जीरो होगी, तो फोर्स जीरो हुई तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी यहां जीरो लगा लो, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है इस पोजीशन। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आप, वैसे आपने mgh पढ़ा हुआ है एक फार्मूला, ठीक है, लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला एक और भी आगे जाकर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर, चौथा लेक्चर होगा हमारा। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता है 1/2kx²। तो अगर x जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही जीरो है। ये किसकी बात कर रहा हूं? मीन पोजीशन पे ये हमारे फैक्टर्स लगते हैं, ये हमारे पास है। अब चलते हैं हम एक्सट्रीम फैक्टर पे। चौथी बात है एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम पे x जो होता है ना, वो x नॉट होता है, यानी मैक्सिमम पोजीशन में होता है। तो अच्छा एक बात, अभी मैं यहां दो बातें और लिखूंगा, लेकिन मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक तो x खुद एक्सट्रीम है, इधर मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा फोर्स मैक्सिमम, वाई? क्योंकि देखें, अगर मैं यहां x की वैल्यू 2 लगाता हूं तो 2k आंसर आएगा, 3 लगाऊंगा 3k, और अगर मैक्सिमम मेरे पास 5 वैल्यू है, 5 लगाता हूं तो 5k, यानी मैक्सिमम आंसर आया हमारे पास। इसी तरह एक्सेलरेशन भी हमारे पास मैक्सिमम होता है, सेम यही लॉजिक है हमारे पास। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास मैक्सिमम होती, यानी जो चीजें यहां जीरो थी वो ये चीजें यहां मैक्सिमम हमारे पास हो गई। जब हम स्पीड की बात करेंगे, स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला आप आगे जाकर पढ़ेंगे, वो होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला। अब फर्ज करें हम चलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स नॉट है, यानी इस एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट है। यहां अगर मैं एक्स नॉट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, ये भी एक्स नॉट का स्क्वायर है, एक्स नॉट का स्क्वायर कट जाएगा, आंसर 0 आया। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो v हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी स्पीड हमारे पास 0 हो जाएगी। और अगर स्पीड 0 हुई स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सबको पता है, वो होता है हाफ mv²। क्योंकि v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी टोटल, क्योंकि v उस जगह पे पुट करें, काइनेटिक एनर्जी टोटल 0 हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड यहां हमारे पास स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहां हमारे पास x की वैल्यू 0 लगानी है, यहां आप 0 लगा लें इस जगह पर। x नॉट के स्क्वायर में से जब 0 माइनस करेंगे ना, मैक्सिमम आंसर आएगा। आप x की कोई भी वैल्यू रखें 0 के अलावा, 1 2 3 4 व्हाटएवर, जब इसमें से माइनस होगी तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी फर्ज करो इसका आंसर ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये 16 है। अगर ये 1 भी हो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 16 में से 1 माइनस करें 15, छोटी होगी वैल्यू। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 16 में से
4 माइनस हुआ तो 12 आ गया, छोटी होगी वैल्यू हमारे पास। 3 हो तो 3 का स्क्वायर 9 है, 16 में से 9 माइनस हुआ 7 और छोटी होगी। 0 वाहिद है जो इसको जस्टिफाई करता है, मैक्सिमम आंसर देता है, क्योंकि 16 में जब 0 माइनस करेंगे 16 आंसर हमारे पास आएगा। सो v मैक्सिमम हुआ, और v के साथ साथ, क्योंकि v हमारे पास, आपने v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी v के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये देखें। तो v अगर मैक्सिमम हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से हर वक्त पता होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे इसरार और रमूज से पर्दा उठा होगा। कुछ ऐसी चीजें जैसे ये हो गया, ये हो गया, इवन ये हो गया, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में तो हम यहां जाएंगे, ये भी थर्ड में कवर होगा, फोर्थ में जाके आगे ये थर्ड में होगा, ये फोर्थ में जाके कवर होगा। इंशाल्लाह आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, नीचे लाइक करके और साथ कमेंट लाजमी लिखा करें ताकि मेरे ऑक्सीजन में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम।